नमस्कार। बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के मद्देनज़र। दरअसल बात विधानसभा चुनाव की हो रही है, लेकिन हम जिक्र कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव का। राष्ट्रपति चुनाव का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की उम्मीदवार थी, उन्होंने यशवंत सिन्हा को मध्य प्रदेश में काफ़ी वोटों के अंतर से पीछे छोड़ा था। उसकी वजह ये कि कांग्रेस के 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। जो आंकड़े हमारे पास हैं वो ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में द्रौपदी मुर्मू को मिले थे 146 वोट और यशवंत सिन्हा को मिले थे 79 वोट, 79। और ऐसे में 19 विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। बस यही जो 19 विधायकों की क्रॉस वोटिंग है, ये भाजपा के लिए सेंधमारी की एक बड़ी वजह साबित हो रही है। उसका कारण ये कि पिछले दिनों भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आए थे और जो बातचीत में बहुत सारे बिंदु थे, उसमें ये भी था कि विपक्षी दलों में या प्रतिपक्ष के दलों में जो भाजपा से सहानुभूति रखते हैं या विचारधारा को मानते हैं, ऐसे नेताओं पर, ऐसे विधायकों पर नज़र रखें और उनसे संवाद भी बनाए रखें। इसी के चलते ये बात निकली कि 19 आदिवासी विधायक जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस के बजाय भाजपा को वोट किया था, ऐसे लोगों पर नज़र रखी जाएगी। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि फिर सेंधमारी की तैयारी विधानसभा चुनाव के पहले। चर्चा शुरू करें उसके पहले आपको हम सुनवाएंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, और भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल क्या कहते हैं। लेकिन आपको उसके पहले बता दें कि चर्चा के लिए स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी। स्काइप पर रहेंगे चंबल और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयंत सिंह तोमर जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे मध्य प्रदेश में खासतौर से ग्रामीण परिवेश के विशेषज्ञ पत्रकार रघुवर दयाल गोहिया जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के पहले क्या कहते हैं पीसी शर्मा और आशीष अग्रवाल, सुन लेते हैं पहले। पार्टी की विकास परक नीतियों से प्रभावित होकर, हमारी राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर और हमारे ये नेतृत्व से प्रभावित होकर निरंतर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मन बदल रहा है। और बदले भी क्यों ना, क्योंकि जो सरकार देश को बनाने का काम कर रही है और एक ऐसी पार्टी जो देश को तोड़ने का काम कर रही है, इन दोनों का फर्क साफ है। ये फर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के नेता निरंतर संपर्क में और आते जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी से भी संपर्क कर ले, लेकिन आम जनता से संपर्क नहीं कर पा रही है। आम जनता इनके साथ नहीं है, किसी से संपर्क कर ले। पूरे मान के चलिए कि इस समय कांग्रेस की लहर है मध्य प्रदेश में अंदर, और अब इनकी पारी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस की पारी है, कमलनाथ जी की है। फिर बार बार कहता हूँ 114 नहीं, 174 से ज़्यादा सीट कांग्रेस की आएगी। तो मुद्दे की बात यह कि भाजपा ऐसे विधायकों के संपर्क में है जो भाजपा की नीतियों से एक तरह से सहमत दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि भाजपा उन नेताओं के संपर्क में तो है लेकिन जनता के संपर्क में नहीं है, इसलिए कांग्रेस का बहुत कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ऐसा पीसी शर्मा का मानना, जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री भी हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मैंने बताया कि योगीराज योगेश जी पत्रकार हैं, जयंत तोमर जी स्काइप पर हैं और फ़ोन पर हैं रघुवर गोहिया जी। सबसे पहले शुरुआत योगीराज जी आपके साथ कि ये जो सारा मामला है, राजनीति में जोड़ तोड़ होती है, आयाराम गयाराम होता है, निष्ठाएं बदली जाती है, गद्दारी वफादारी के टैग लगते हैं, और अभी तो ये शुरू नहीं हुआ है। हमें लगता है कि जैसे ही सावन का महीना खत्म होगा, यानी हम सितंबर की तरफ जाएंगे, तब ये आयाराम गयाराम बहुत तेज़ी से दोनों दलों में दिखेंगे। हम कह सकते हैं कि सियासत में अब नैतिकता के कोई मायने नहीं बचे, इसलिए शर्म और बेशर्म के कोई मतलब हम नहीं निकाल सकते हैं। सीधी सी बात यह है कि सेंधमारी की तैयारी में भाजपा है और कांग्रेस अपना किला बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं, जनता से संपर्क हमारा है, भले ही भाजपा नेताओं के संपर्क में रहे हमारे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा घटित नहीं होगा। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी टीम के साथ भाजपा में गए थे, वो स्थिति कांग्रेस की तरफ से अब नहीं बनने वाली है। ये दावा है पीसी शर्मा का। आपका क्या कहना है? क्या भाजपा फिर से सेंधमारी कर पाएगी वोट बैंक में, कांग्रेस के नेताओं में, विधायकों में? योगीराज जी। देखिए राघवेंद्र जी, जहाँ तक सेंधमारी की बात है तो दोनों ही दल एक दूसरे में घुसपैठ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इससे केवल एक दूसरे पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना एकमात्र उद्देश्य रहता है। क्योंकि जब भी दो चार बड़े नेता किसी राजनीतिक दल में आ जाते हैं तो एक कहने को मिल जाता है सामने वाले विपक्ष को भी
और सत्ता दल को भी देखो आपके टूट के हमारे पास आ गए, मतलब आप में कहीं ना कहीं कमी रही होगी। तो इस साइकोलॉजिकल गेम में कौन आगे निकलता है, इस बात के लिए अंतिम समय से मेरा मतलब है टिकट वितरण तक ये सेंधमारी होगी। और जैसे ही टिकट वितरण होगा तो जिनको टिकट नहीं मिल पाएगा वो असंतुष्ट होंगे, और असंतुष्ट होकर भी लोग पाला बदलते हैं। लेकिन अभी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये भी एक बड़ी गंभीर बात है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के कई, जो आपने तो 19 लोगों के जो वोट गिरे वो भाजपा के पक्ष में गए। तो ये बात सही है, एक स्वाभाविक, यदि इन लोगों ने वोट दिया है तो या तो ये है कि वो भाजपा की रीति नीति से प्रभावित हैं, या केवल ये भी हो सकता है कि केवल सामने कैंडिडेट आदिवासी था इसलिए आदिवासी ने उनको वोट दिए। तो ये तो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी यदि कुछ 2 4 5 भी इधर से उधर होते हैं, यदि कांग्रेस के और नेता इधर आते हैं तो भाजपा को एक साइकोलॉजिकली एडवांटेज मिलेगा। और यदि भाजपा के भी, जैसे कि अभी देखा दीपक जोशी वहाँ चले गए, तो ऐसा नहीं कि भाजपा में भी लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। यहाँ भी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, जैसे जैसे मालूम पड़ता जाएगा कि अपना पत्ता साफ होने वाला है। नारायण त्रिपाठी का नाम भी है जो बीजेपी के विधायक हैं, वो भी अपना दल बना रहे हैं और कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के चलते वो कांग्रेस में जा सकते हैं। अब ये हवा में है खबरें। नहीं, नारायण त्रिपाठी तो इतनी बार दल बदल चुके हैं कि अब तो कोई नया दल बनेगा तभी उसमें भी चले जाएंगे। वो तो सारे दलों में रहा है वो जी। तो ऐसे लोगों का भी कोई महत्व नहीं होता। लेकिन फिर भी एक तरह से वो पॉलिटिकल टूरिज्म में है जी, राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ मध्य प्रदेश की जितनी प्रमुख पार्टियां हैं उसमें तो वो रही है। यदि आम आदमी पार्टी उनको थोड़ी ताकत मिल लगेगी तो उसमें भी चले जाएंगे। तो और ये एक बड़ी बात है कि इस बार का चुनाव में थर्ड फ्रंट भी पूरी ताकत के साथ मैदान में होगी, और दोनों दलों के जो असंतुष्ट हैं मुझे लगता है कि वो थर्ड फ्रंट की ओर रुख करेंगे अपना। तो सेंधमारी तो असल में थर्ड फ्रंट करेगा। जो बीजेपी के असंतुष्ट है, जो कांग्रेस के असंतुष्ट है, उन पर नज़र भी होगी थर्ड फ्रंट की, और जाहिर है कि वो सब नेता थर्ड फ्रंट के संपर्क में भी होंगे और थर्ड फ्रंट के लीडर उनके संपर्क में होंगे, क्योंकि सबको पता पहले चल जाता है कि उनका टिकट कटने वाला है या उनको टिकट नहीं मिलेगा। ये सारी बातें जैन जी, दरअसल जिस चंबल से आपका ताल्लुक है उस चंबल ने इतना ज़बरदस्त झटका दिया था कांग्रेस को कि सरकार उनकी सड़क पर आ गई थी। चंबल से हमारा तात्पर्य ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके कैंप के जो विधायक थे उन्होंने बहुत तगड़ा झटका दिया था। लेकिन अगर द्रौपदी मुर्मू के चुनाव की बात करें, राष्ट्रपति चुनाव की बात करें, तो कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने भी कांग्रेस को दूसरी बार झटका दिया था और उनकी संख्या 19 थी। आपको लगता है कि जो अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी सेंधमारी की तैयारी कर रही है, क्या उसमें कांग्रेस के आदिवासी विधायक उनकी नज़र पर होंगे, या जैसा पीसी शर्मा कह रहे हैं कि विधायक भले उनके संपर्क में हो लेकिन जनता के संपर्क में भाजपा नहीं है? क्या लगता है आपको? राघवन जी, जैसा आपने बताया कि ये राजनीतिक पर्यटन का समय होता है, जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, और योगीराज जी ने बताया कि किस तरह से दोनों राजनीतिक दल मनोवैज्ञानिक दबाव की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात और बताना चाहता हूं कि मुझे उन केंद्रीय मंत्री का नाम ध्यान नहीं आ रहा जो उड़ीसा से थे, और वो अपनी पार्टी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया था उड़ीसा में। तो उनसे पूछा गया था कि आप अपनी ही पार्टी के खिलाफ कैसे खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा पार्टी देखें कि अपनी माटी देखें। तो ये संभव है कि जिस समय द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में पहली बार भारत में शपथ ले रही हैं, तब एक सहज झुकाव, सहज लगाव आदिवासी विधायकों में, आदिवासी नेताओं में रहा हो, तो वो एक बात रहती है, और उसको क्रॉस वोटिंग हमने माना, और क्रॉस वोटिंग वो थी भी। लेकिन ये जो बात है, पीसी शर्मा जी भी ठीक कह रहे हैं कि अब तो जनता सबसे महत्वपूर्ण है, जनता तय करेगी कि अब किसकी सरकार बनेगी, विधायक भी नहीं तय कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ये दोनों ही राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं, हम आए दिन देख रहे हैं कहीं बीजेपी कांग्रेस के लोगों को तोड़ती है। जयंत जी, चुनाव के बाद अगर विधायक इधर से उधर होगा तो फिर क्या कहेंगे उसको? जैसे सिंधिया खेमा पूरा चला गया था, तब तो विधायक तय करेंगे फिर सरकार किसकी बनेगी। बिल्कुल ठीक बात है, तब तो कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर उसी तरह की स्थिति 2018 की जैसी स्थिति रही तो फिर क्या हो सकता है। महाराष्ट्र में जिस तरह का हो रहा है, और इस समय बिहार में नीतीश कुमार जिस तरह उनकी नींद ठीक से नहीं आ रही है, वो सारी चीजें जो सत्ताधारी पार्टी है केंद्र में, वो अपने ढंग से, आपने बता ही दिया कि नैतिकता की तो कोई बात ही नहीं रही राजनीति में। उस स्थिति में
किस तरह से चीजें बदल जाएं। विचारधारा तो अब कुछ महत्व रखती ही नहीं है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। उस स्थिति में कुछ भी हो सकता है और उसमें दल बदल विधेयक जयंत की भी जी, गांठ कर ली आपकी जाती है। बात जी के बीच में बोलने की अनुमति चाहता हूं। अब राजनीति भी धंधा हो गई है। लोग जब बिल्कुल। अपना बायोडाटा देते हैं उसमें लिखते हैं कि व्यवसाय तो लिखते हैं राजनीति या समाज सेवा। अगर आपका 24 घंटे का काम है तो फिर वो धंधा हो गया है। तो फिर धंधे में तो अब कॉरपोरेट सेक्टर का मामला है। जितनी आप कंपनियां बदलेंगे उतना आपका वेतन बढ़ेगा, उतना आपका ओहदा बढ़ेगा और उतनी आपकी हैसियत बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि राजनीति में भी अब कॉरपोरेट कल्चर इतना गहरे तक बैठ गया है कि जितनी आप पार्टियां बदलेंगे और जितने अलग अलग दलों से आप चुनाव जीतेंगे उतना आपका कद बढ़ेगा। नैतिकता की बातें तो खैर वो बात की चीज़ है, लेकिन फिलहाल तो उनको फ़ायदा मिलता है। लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं ये नैतिकता की बात जिसको हम बहुत गौण मान रहे हैं, ये कई बार बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसी के चलते जनता पटकनी भी देती है दल बदलुओं को। जी बिल्कुल ठीक बात है राघवेंद्र जी। आपने सही कहा कि अब विचारधारा के आधार पर तो कोई राजनीति हो नहीं रही है और यही देश का सबसे बड़ा संकट है। जो विचार होना चाहिए वो अब लोगों ने बिल्कुल ताक पे उठा के रख दिया है और सब सत्ता के लिए ही सारे राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है। और जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से चुनाव खर्चीले हुए हैं, वहां तो अब विचारधारा के लिए कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ भी कह पाना बहुत कठिन है। और जैसा कि पिछले कार्यक्रम में चुनाव आयोग के नियंत्रण पे चुनाव आयोग की सख्ती की बात हुई थी, तो चुनाव आयोग इसको किस तरह से देखता है, इन सब चीजों को उसे भी देखना चाहिए। जी जी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नैतिकता अब बची नहीं है या बहुत कम हो गई है। हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही खत्म हुई, लेकिन घट गई है और वो बहुत सीमित दायरे में है। इसलिए सेंधमारी की गुंजाइश सब तरफ खुली हुई है, यानी हर तरफ दरवाजे खुले हैं। जिसमें जितनी ताकत है वो उतनी ताकत से भीतर जाए और अपने समर्थन में लोगों को खींच कर ले आए। तो रघुवर जी, ये जो सेंधमारी का मामला है, 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। अगर पिछले ज़माने की बात करते तो उन 19 के 19 विधायकों को पार्टियां अपने दल से बाहर कर देती। लेकिन अब इतना मामला गंभीर है कि इस तरह की क्रॉस वोटिंग को, बगावत को भी पार्टियां नज़रअंदाज करती ताकि उनके दल में वो विधायक बने रहे। लेकिन इसके चलते भाजपा फिर एक सेंधमारी की तैयारी में है। आपकी राय क्या हो सकता है? राघवेंद्र जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ को लेकर आपने ये सारा पूरा सवाल और ये डिबेट उठाई है। तो देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से पहली आदिवासी महिला के रूप में कहें अपन के बम्पर वोटों से विजयी रहीं। उनको शायद 67,06,000 और कुछ मूल्य के वोट मिले थे, जबकि विपक्ष के जो प्रत्याशी थे यशवंत सिन्हा जी, उन्हें नाम के रूप में ही सिर्फ 3,80,000 के आसपास मूल्य के वोट प्राप्त हुए थे। तो उस समय की स्थितियां और परिस्थितियां, उन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात यही थी कि चूंकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की एक वेव चल रही थी व्यापक रूप से, और उन्होंने जो प्रत्याशी का चयन किया था वो भी एक बड़ा दिल को छूने वाला और संवेदनशील विषय को लेकर उन्होंने आदिवासी महिला को आगे किया था। तो स्वाभाविक है कि उनको पूरे देश में इस मामले में बड़ा बहुमत मिला था। और आपको याद है कि द्रौपदी मुर्मू जी को पूरे देश में प्रत्येक राज्य से व्यापक स्तर पे उनको वोट मिले थे। और आपने जैसे मध्य प्रदेश के बारे में भी बताया कि एनडीए को 146 और यशवंत सिन्हा जी को 79 वोट मिले थे और 19 कांग्रेस के विधायक भी इसमें थे। अब आज की वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो मैं आज ही देख रहा था कि दीपक जोशी, दिग्विजय सिंह जी ने एक कार्यक्रम कैलाश जोशी के श्रद्धांजलि सभा का रखा था। उसमें बड़ी संख्या में लोग आए और दिग्विजय सिंह जी ने उनके बहाने राजनीति की व्याख्या करी। वहीं शिवराज जी जो जनता के नेता माने जाते हैं और हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं, वे किसी सार्वजनिक आयोजन में नहीं गए और उन्होंने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम अपने निवास में ही कर लिया। तो ये बदली हुई परिस्थितियां हैं और इनको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। जैसा कि आपने जो एक वीडियो सुनाया था हम लोगों को, जिसमें आशीष अग्रवाल जो मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के थे, उनका ये कहना है कि हम विधायकों के संपर्क में हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जमाना था
जब कांग्रेस में बगावत हुई और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं वो अपने विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे, तब वो लोग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। तो मामला उल्टा हो गया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि विधायकों के संपर्क में अब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है मध्य प्रदेश में जी। पहले ऐसा नहीं था। और वहीं पीसी शर्मा जी ये कह रहे हैं कि ये किसी के भी संपर्क में आ जाए, जनता के संपर्क में नहीं है, जनता हमारे साथ है। तो ये जो एक विश्लेषण हो रहा है उसमें जनता किसके साथ है, नेताओं के संपर्क में कौन है, इन सब चीजों को भी बड़ा दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन रघुवर जी, इसके आगे की बात है, जनता जिसके संपर्क में वो जीतेगा और जो विधायक जिस पार्टी के संपर्क में होंगे सरकार उसकी बन जाएगी, क्योंकि फाइनली विधायक ही तय करेंगे। संपर्क में तो पिछले चुनाव में 18 में कांग्रेस ही बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, सरकार भी बनी थी, लेकिन कांग्रेस का एक दल जब भाजपा के संपर्क में आया तो सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार बन गई। अगर ऐसे में कांग्रेस के विधायक भाजपा के संपर्क में है तो जाहिर है कि जो विधायक संपर्क में जिस पार्टी के होंगे सरकार बनने के संकेत उसके ज़्यादा है। हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी है, अभी दिल्ली दूर है इस मामले में, लेकिन आपने जहाँ तक संपर्क की बात की थी मैंने उसको आगे बढ़ाया कि अगर विधायक संपर्क में आएंगे जिस पार्टी की और बहुमत होगा तो जाहिर है कि सरकार उसकी बनेगी। सिंधिया का कैंप इसका उदाहरण है। योगीराज जी, यही बात जो है इस बात का संकेत देती है कि भाजपा सेंधमारी अभी भी करेगी और नतीजे आने के बाद जरूरत पड़ने पर वो सेंधमारी को विस्तारित भी कर सकती है, उसका विस्तार कर सकती है और सत्ता किसके पक्ष में जाएगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन हर दल अभी तो यही कह रहा है कि सत्ता हमारी बनेगी, विधायक हमारे संपर्क में, कोई कह रहा है जनता हमारे संपर्क में है। आपकी राय कि ये मामला आखिर कहाँ तक जाता हुआ लगता है? देखिए, सरकार बनने तक जाता है, जिसकी सरकार बन जाती है उसके पक्ष में लोग जो उसका विरोध करते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। और आजकल तो नया ट्रेंड चला गया है कि चुनाव के पहले भी गठबंधन होते हैं और रिजल्ट आने के बाद नए गठबंधन हो जाते हैं। तो ये बड़ी विचित्र राजनीति हो गई है। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। हाँ, आप ये देखो ना, वो अजीत पवार 3 बार चीफ मिनिस्टर, सबके 3 बार डिप्टी सीएम, वो सबके साथ रहे। एक और उदाहरण अभी मैंने विधानसभा में देखा, मतलब एक ये थोड़ी सी एक मैं संक्षिप्त आपको बता रहा हूँ एक बार। संजीव कुशवाहा, जिस जगह से तोमर साहब बैठे हैं उस इलाके से आते हैं, संजीव कुशवाहा बीएसपी से जीते थे। उन्होंने विधानसभा में एक प्रश्न उठाया अवैध रेत उत्खनन का, और उनका प्रश्न बिल्कुल वाजिब था। उनका ये कहना था कि गरीब लोगों के ट्रैक्टर, डंपर ये सब पकड़े जा रहे हैं, किसानों की गाड़ियां पकड़ ली और पेनल्टी लगा दी सरकार ने, लेकिन जो वहाँ के माफिया, जो रेत माफिया, उनकी गाड़ी छूटने दे जा रहे हैं। इसका जवाब मंत्री जी नहीं दे पाए। अब ये ठीक है, ये तो विधायक और उनके मंत्री जी के बीच की बात हो गई। इसी बीच कांग्रेस के प्रियव्रत सिंह खड़े हुए और कहने लगे नहीं, अब आप तो एक काम करो, वापस बीएसपी में शामिल हो जाओ, आपकी कोई नहीं सुनेगा। मतलब जिस विपक्ष को उनका साथ देना चाहिए था वो उसने एक नया ही तर्क दे दिया। कहने का अर्थ है कि जो संजीव कुशवाहा जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस उनके पीछे चली गई थी, 2 वोट उनको कम पड़े थे, तब उनको खास बना लिया था। बीजेपी की बनी तो बीजेपी के साथ वो हो गए, और आज वो चूंकि एक निर्दलीय एक साइड लाइन है तो कांग्रेस भी उनका साथ छोड़ गई। तो कुल मिला के बात यह है कि कौन किसके साथ है समझ में नहीं आता। सबके अपने अपने गणित है, सबका एकमात्र उद्देश्य है कैसे ना कैसे करके सत्ता हासिल करना और सत्ता को 5 साल तक चलाए रखना। ये भी आजकल कठिन चुनौती हो गई है। सत्ता हासिल करना और सत्ता के जरिए धन कमाना, बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि ये सबसे खास बात है। और जहां तक आपने संजीव कुशवाहा की बात की तो हमें लगता है कि संजीव कुशवाहा तो पुराने भाजपा ही हैं। हाँ, बीएसपी से जीते थे इस बार। आज वो जितने संपर्क उनके कांग्रेस में है उससे ज्यादा संपर्क उनके बीजेपी से है, और बीजेपी के वोटों से वो चुनाव जीतते हैं। तो ये तो गणित एक जगह का हो सकता है, लेकिन जो सबसे खास बात है कि 24 घंटे जो राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति धंधा बन गई है, उनके लिए तो जितने दल बदलेंगे, जितने कॉर्पोरेट सेक्टर के हिसाब से वो पैसा वसूलेंगे, जितना वो धन ऐंठ सकते हैं मजबूरी का लाभ उठाकर, उतना धन ऐंठेंगे और उतना पैसा कमाएंगे। जयंत जी, आपकी राय? राघवेंद्र जी, आप जब ये बात कह रहे हैं कि किस तरह से रातों रात लोग दल बदल कर लेते हैं अपने स्वार्थों के लिए, तो बहुत सारी चीजें ध्यान में आ रही हैं। रामलखन सिंह जी, संजीव सिंह कुशवाहा के पिताजी जी, वो पहले तो समाजवादी विचारधारा के थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, कई बार वो सांसद रहे, और बाद में उनके बेटे बसपा में आ गए और फिर भाजपा में आ गए। वहीं आप देखिए कि भागीरथ प्रसाद जी इतने बड़े प्रशासक थे मध्य प्रदेश के, वो कांग्रेस शायद इसलिए छोड़ गए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ शायद उनकी पटरी नहीं बैठ पाती, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बीजेपी में आ गए। तो इस तरह के जो उलटफेर हैं वो चौंकाने वाले होते हैं कि जिसके कारण परेशान होकर आप पार्टी बदले हैं वही उसी पार्टी में आ गया है।
और किस तरह से मौसम विज्ञानी भी बहुत सारे हैं। बिल्कुल। अब उनके नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कितने लोग रहे हैं और लोगों ने अपने अपने समय के अपने हिसाब से पार्टियों को बदला है, चाहे वो रामविलास पासवान रहे हों, चाहे वो विद्याचरण शुक्ल रहे हों। विद्याचरण शुक्ल सभी दलों में रहे। अब वो उनके अपने कारण रहे होंगे, किन कारणों से उन्होंने जो भी सत्ता में आता था उस दल में वो चले आते थे। तो उसके ऐसा नहीं है कि हम उनको नकारात्मक दृष्टि से देखें। कई बार होता है ऐसा वातावरण भी बनता है जिसमें लोग समझ लेते हैं कि कौन सी विचारधारा आने वाली है, और इससे ये भी साबित होता है कि दरअसल विचारधारा का कोई अब मुद्दा बचा नहीं है। अब सिर्फ ये है कि किस तरह राजनीति करवट ले रही है और कौन सत्ता में आ रहा है, किसकी संभावना है, इसी को देख के सब कुछ तय होता है। जी, दरअसल सिद्धांत अब गौण हो गए हैं, सत्ता महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए नैतिकता भी ढूंढे नहीं मिल रही है। कुछ दिन बाद जब कोई राजनीति में बात करेगा नैतिकता की तो लोग कहेंगे ये क्या चीज़ होती है। तो जब सत्ता महत्वपूर्ण होती है तो फिर आपकी निजी दुश्मनी और निजी मित्रता सब एक तरफ हो जाती है। हमने देखा, आपने उदाहरण दिए कि किस तरह से लोग जिनकी वजह से पार्टी छोड़ गए थे वो पार्टी, वही लोग फिर दूसरी बार पार्टी में आते। तो अब वो सिद्धांत नहीं बचे, अब तो सत्ता कैसे मिल सकती है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और जब तक जनता ऐसे लोगों पर प्रहार नहीं करेगी तब तक ये सत्ता का दल बदल सौदागरी मुझे लगता है कि होती रहेगी। सिद्धांत एक तरफ जाएंगे। रघुवर जी, ये जो सत्ता का खेल है उसमें सिद्धांतों के कोई मायने नहीं है। लोग सिद्धांत की बातें करके तो राजनीति में आते हैं, लेकिन जब राजनीति को उत्कर्ष पे पहुंचते हैं तो सिद्धांत एक तरफ हो जाते हैं और सत्ता उनके माथे पर चिपक जाती है, गौण महत्वपूर्ण जाती है। आपकी राय बहुत संक्षेप में। राघवन जी, आपने ही अभी चर्चा में सबसे पहले राजनीतिक पर्यटन की बात करी थी और उसके बाद फिर राजनीति धंधा है ये घोषित रूप से हो गया है, और अब ये धंधा इस स्तर पर नीचे की ओर जा रहा है जहां आपने अभी जो बात करी थी कि चरित्र और जो तमाम मापदंड होते हैं शुचिता के वो सब खत्म हो गए हैं। इसलिए अब ये कल्पना करना और ये उम्मीद करना तो व्यर्थ है, लेकिन उसके बावजूद भी आदर्श और सिद्धांत उनका अपना महत्व रहेगा, आइडियोलॉजी का अपना महत्व रहेगा, चाहे कोई भी हो, कोई देश हो चाहे प्रदेश हो, और उसमें जिस भी प्रकार से लोग शासन करते हैं या जहां भी महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सत्य, अहिंसा और इन सब के दायरे में रहते हैं और उनके कुछ अपने आदर्श और सिद्धांत होते हैं। आगे चल के तो फिर ये स्थिति हो जाएगी कि जो गुंडा बदमाश होगा, जो चोर होगा, उचक्का होगा, डकैत होगा, वो आगे आके राज करने लगेगा अगर यही सब चलता है। रघुवर जी, वही तो हो रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि जिस ढंग से हम बात कर रहे हैं नैतिकता के सिद्धांत की, जो लोग राजनीति के शिखर पर बैठे हैं वो जरूर इन बातों को सुनकर कभी कभी हंसते भी होंगे कि ये व्यावहारिक जो दृष्टिकोण उससे कितनी अलग हटके सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा तीनों साथियों से एक सवाल होगा कि जो लोग राजनीति में आ रहे हैं उनके लिए अगर सिद्धांतहीनता ही उनका एक तरह से अवसरवादिता का वो पैमाना बन गया है, तो क्या जनता भी, हमारी मतदाता भी भ्रष्ट हो गया है? जो भ्रष्ट लोगों को प्रमोट कर रहा है, जो दल बदलुओं को जिता देता है, जो चरित्रहीनों को भी जिता देता है, जो हनी ट्रैप के लोगों को जिताता है। तो मेरा सीधा एक सवाल था आपसे, क्या हमारे मतदाता के मन में भी गिरावट है, उसका भी नैतिक पतन हो रहा है, इसलिए जो नैतिक पतित लीडर हैं वो चुनाव में जीत कर आते हैं? योगीराज जी, एक वाक्य में आपका इसमें क्या कहना है? नहीं, देखिए, जनता के पास तो दो ऑप्शन रहते हैं। यदि बहुत ज्यादा ऑप्शन होंगे तो जनता अपना उधर भी डाइवर्ट होगी। जी, हमने देखा कई बार। नहीं, सिर्फ आप एक वाक्य बताएं कि क्या मतदाता का भी नैतिक पतन हो गया? नहीं, जो घटिया लोगों को जिता के भेजता है। नहीं, मतदाता का नैतिक पतन नहीं हुआ, उसके सामने विकल्प कम है। चलिए जैन जी, आपकी इसमें राय एक वाक्य में। हम तो मानते हैं कि मतदाता का नैतिक पतन बड़े पैमाने पे हुआ है। कुछ लोग होंगे जो विचारधारा से जुड़े होंगे, लेकिन बड़े पैमाने पे मतदाता रघुवर जी और लोभ के वशीभूत। रघुवर जी, आपकी इसमें राय एक वाक्य में। प्रदूषण हर जगह है, उससे कोई भी नहीं बचा है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जनता हो, चाहे अफसर। कुल मिलाकर सेंधमारी करें या दल बदल हो, लेकिन राजनीति में स्तर लगातार गिर रहा है और कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में मतदाता अगर दल बदलुओं को जिताएगा तो ये माना जाएगा कि मतदाताओं का भी जो मानसिक स्तर है चुनाव में लोगों को जिताने का, उसमें भी कहीं ना कहीं
गिरावट आ रही है, उस पर संदेह हो रहा है या उस पर सवाल खड़े हो रहा है, फिर कभी इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। योगीराज जी आपका बहुत बहुत साधुवाद, जैन जी आपका भी, और रघुवर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।